हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरएम कोचिंग योर कैरियर मोल्डर्स की फिजिक्स क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट के इस वन शॉट वीडियो में मैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव लेके आया हूं आपके लिए आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट डिस्क्रिप्शन इन वन सिंगल वीडियो। और मैं आपसे वादा करता हूं कि जब आप ये कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स जो इस चैप्टर को लेकर के होंगे वो सारे के सारे डाउट डेफिनेटली होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। शुरू करने से पहले मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है, हमारी ये क्लास अच्छी लगती है और आप चाहते हैं कि हमारे और भी वीडियोस आपको दूसरे चैप्टर्स के कंप्लीट वीडियो विद सॉल्यूशन आपको मिलते रहें, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ में भी इसको शेयर कीजिए ताकि उनको भी टाइमली ये वीडियो, ये इंफॉर्मेशन जो कि हमने बहुत मेहनत से तैयार की है, टाइम से मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। तो नाउ मेजरमेंट, क्या मतलब है मेजरमेंट का? सबसे पहले इस बात को समझें। मेजरमेंट का मतलब हम आम बोलचाल की भाषा में नापने से समझते हैं, जबकि मेजरमेंट का फिजिक्स में एक्चुअल मतलब है कंपैरिजन। अब कंपैरिजन किससे? माने कि कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको कि हमको मेजर करना है, या हम कहते हैं कि हम इस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने मेजर किया एक लेंथ को और आपने मेजर करके कहा कि ये लंबाई 1 मीटर है, तो ये लंबाई 1 मीटर है। ये कैसे डिसाइड करेंगे ये 1 मीटर कहां से आया? एक्चुअली क्या है कि हम मेजर नहीं कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं उस एक स्टैंडर्ड से जो कि सेट किया गया है और जिसको पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनली मान्यता दी गई है कि इन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसको कहा जाएगा 1 मीटर। तो हम उन दो पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको कि एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, हम उस डिस्टेंस से हम दूसरी जो भी डिस्टेंसेस या लेंथ मेजर कर रहे हैं उनका कंपेयर करते हैं। और जब कंपेयर करने के बाद में वो लेंथ हमको उस डिस्टेंस के या उस लेंथ के बराबर मिलती है, तब हम कहते हैं कि ये 1 मीटर है। ओके, तो मेजरमेंट क्या है? एक्चुअली मेजरमेंट है कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड। ओके, तो हमने यहां पे कहा कि मेजरमेंट हम कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी का उसके स्टैंडर्ड यूनिट के साथ में। अब यहां पे एक टर्म आई फिजिकल क्वांटिटी। तो आखिर ये फिजिकल क्वांटिटी क्या है? तो सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी को समझते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको कि मेजर किया जा सकता है और जिनके द्वारा लॉज के फॉर्म में वेरियस फिजिकल हैपनिंग्स को एक्सप्लेन या एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके मैग्नीट्यूड और यूनिट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे हम समझें कि आपसे कहा कि 10 मीटर, तो 10 मीटर का मतलब क्या है? यहां पे हमको एक चीज तो समझ में आती है कि मीटर यूनिट हमने रखी है लेंथ की, तो माने लेंथ की मेजरमेंट की बात हो रही है। ओके, तो अब यहां पे कहा गया है कि एक 10 मीटर, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक लेंथ है जो कि 10 टाइम्स है लेंथ की यूनिट की। ओके, 10 टाइम्स है लेंथ की यूनिट की। अब यहां पे दो चीजें आ रही हैं, एक तो आ रहा है 10 और दूसरा आ रहा है उसकी यूनिट जो कि है मीटर। तो यहां पे दो चीजें आ रही हैं, 10 और यूनिट। ठीक है, तो 10 मैग्नीट्यूड है और यूनिट है मीटर। तो इस प्रकार हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले हम उसकी यूनिट को चूज करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो यूनिट हाउ मेनी टाइम्स उस फिजिकल क्वांटिटी में आई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट। अब यहां पे देखिए इसमें दो चीजें हैं आ गई फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, मैग्नीट्यूड और यूनिट। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल में समझा कि 10 मीटर, तो 10 तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड और मीटर हो गई इसकी यूनिट। तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करें इस तरीके से, मैग्नीट्यूड को मान लीजिए हम यहाँ पे मान लेते हैं n और यूनिट को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, तो ये हो जाएगा n इंटू यू। तो यहाँ पे n जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू या मैग्नीट्यूड कहेंगे हम इसको, और u जो है ये यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं कि जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डेफिनेट अमाउंट को एक्सप्रेस करेंगे तो ये क्लियर है कि जैसे जैसे यूनिट चेंज होगी वैसे वैसे उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। लेकिन यूनिट और मैग्नीट्यूड का जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमेशा कैसा रहेगा? ये हमेशा
रहेगा। माने इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है तो यूनिट डिक्रीज होगी, और यदि यूनिट इंक्रीज हो रही है तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा। या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए फर्स्ट केस में हमने माना कि मैग्नीट्यूड है n1 और यूनिट हमने मान लिया ये है u1, और दूसरे केस में मैग्नीट्यूड है n2 और यूनिट है u2। तो ये दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा ये इक्वल होगा, माने n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2, और ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्लियर? तो इसका मतलब ये हुआ कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u और n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन u। मतलब कि फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट और मैग्नीट्यूड के बीच में जो रिलेशन है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि यूनिट लार्ज है तो मैग्नीट्यूड स्मॉलर होगा, और यदि मैग्नीट्यूड स्मॉल है तो यूनिट लार्जर होगी। तो आइए आगे चलते हैं फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स। तो यहां पर देखिए फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली दो टाइप की होती है। पहली क्वांटिटी कहती है हम उसको फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटी है डिराइव्ड क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटी भी बोलते हैं हम। फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी होती है? तो फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो कि दूसरी अदर क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मतलब यदि आप नेचर में देखेंगे तो पाएंगे कि नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज हैं, लेकिन इनमें से कुछ ही फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो कि इंडिपेंडेंट हैं, मतलब जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन करने के लिए किसी और दूसरी क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती। माने जब किसी और दूसरी क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होगी इनको डिफाइन करने के लिए, तो वो इंडिपेंडेंट कहलाएंगी, और इस तरीके की क्वांटिटीज को हम कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इस तरीके की जो क्वांटिटीज हैं ये नंबर में 7 है। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को यहां पर टेबल में शो किया हुआ है। इस टेबल को देखिए, सबसे पहले ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये इनकी SI यूनिट है, और SI यूनिट में इनके सिंबल्स हैं यूनिट्स के। तो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है मास, सेकंड फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। मास की यूनिट है SI सिस्टम में किलोग्राम, और इसको सिंबल है kg। ओके, सेकंड है लेंथ, इसकी यूनिट SI सिस्टम में है मीटर, और इसका सिंबल है m। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी है टाइम, इसकी SI सिस्टम में यूनिट है सेकंड, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से। फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है टेम्परेचर, इसका SI सिस्टम में यूनिट है केल्विन, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल K से। फिफ्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट एम्पियर, रिप्रेजेंटेशन या सिंबल कैपिटल A। सिक्स्थ फंडामेंटल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, यूनिट कैंडेला और सिंबल CD। एंड लास्ट एंड सेवेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यूनिट मोल एंड सिंबल MOL, मोल। तो ये हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए किसी दूसरी क्वांटिटी की आवश्यकता नहीं होती। ये इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, इसलिए इनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेस क्वांटिटीज कहते हैं। दूसरी क्वांटिटी होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज के मल्टीप्लिकेशन से या डिवीजन से या दूसरे मैथमेटिकल ऑपरेशन से डिराइव की जाती हैं। जैसे एग्जांपल ले, हम यहां पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं एरिया का। तो एरिया का अगर हम देखें तो एरिया का फार्मूला क्या है? A इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का यूनिट क्या होगी? लेंथ क्या है? लंबाई है, इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर। और ब्रेथ क्या है? ये भी लेंथ है, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर। तो मतलब क्या हुआ कि लेंथ को भी मीटर में हमने मेजर किया और ब्रेथ को भी मीटर में मेजर किया, तो मीटर इंटू मीटर, और ये हुआ मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर जो है ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, बल्कि फंडामेंटल क्वांटिटी के डेरिवेशन से निकली हुई यूनिट है। तो इसलिए
इस तरीके की क्वांटिटीज को हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। तो इसलिए एरिया जो हुआ ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से निकलता है, इसलिए ये डिराइव्ड क्वांटिटी होगा। इसी तरीके से हम एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम वॉल्यूम का। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके, लेंथ को हम काय में मेजर करते हैं, मीटर में। ब्रेथ भी क्या है, लेंथ है, तो इसको किस में मेजर करेंगे, मीटर में। और हाइट भी क्या है, लेंथ है, तो इसको भी हम काय में मेजर करेंगे, मीटर में। तो इस तरीके से इसकी जो यूनिट होगी ये क्या होगी, मीटर क्यूब। ओके, तो यहां पे देखिए जो फिजिकल क्वांटिटी है वॉल्यूम, ये फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ के 3 बार मल्टीप्लिकेशन से हमको मिली। ठीक है, तो इसलिए चूंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव हुई है, तो इसलिए वॉल्यूम को हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो ऐसे और भी कई सारे एग्जांपल हैं, जैसे कि वेलोसिटी है या एक्सेलरेशन है या फोर्स है, और इस तरीके के तमाम सारी क्वांटिटीज जो भी रिमेनिंग से इन 7 क्वांटिटीज के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज हैं सारी की सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ओके, यहां पे हमने फिजिकल क्वांटिटी की बात कर ली, मेजरमेंट की बात कर रहे हैं हम, फंडामेंटल क्वांटिटी में बात कर ली हमने, और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं ये भी बात कर ली है। अब बात आती है इनके मेजरमेंट की, कि इनको मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए भी कोई एक सिस्टम तो होगा। बिल्कुल डेफिनेटली यहां पे मेजरमेंट के सिस्टम डिफाइन किए गए हैं। तो इन फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम दिए गए। अब यहाँ पे टर्म आती है मेजरमेंट सिस्टम। सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मेजरमेंट सिस्टम की। तो सबसे पहली चीज तो मेजरमेंट सिस्टम क्या है, तो मेजरमेंट सिस्टम क्या है, अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज यूज्ड टू मेजर ऑल काइंड्स ऑफ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक ऐसा यूनिट्स का कंप्लीट सेट जिसको कि हम यूज कर सकें हर तरह की फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने में। जो कॉमन सिस्टम है यूनिट्स का मैकेनिक्स के अंदर, वो 3 सिस्टम है। फर्स्ट सिस्टम है एफपीएस सिस्टम, दूसरा सिस्टम है सीजीएस सिस्टम, और तीसरा सिस्टम है एमकेएस सिस्टम। एसआई सिस्टम की हम अभी बात करेंगे। तो फर्स्ट सिस्टम को देखें हम यहाँ पे, इन तीनों सिस्टम में देखिए कि हमको यहाँ पे 3 क्वांटिटी दिख रही है। जैसे फर्स्ट वाले में दिख रही है एफपीएस, सेकंड में सीजीएस, थर्ड में एमकेएस। इन सिस्टम को जब बनाया गया तो इसमें 3 बेस क्वांटिटी ली गई। पहली बेस क्वांटिटी थी लेंथ, दूसरी बेस क्वांटिटी थी मास, और तीसरी बेस क्वांटिटी थी टाइम। इन 3 बेस क्वांटिटी को लेकर के यूनिट सिस्टम को डिजाइन किया गया। तो इन 3 बेस क्वांटिटी को ही सीक्वेंस में रख करके इस सिस्टम को डिजाइन किया गया, और इसमें जो फर्स्ट लेटर था वो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड मास को रिप्रेजेंट करता है, एंड थर्ड टाइम को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे मेजरमेंट सिस्टम देखिए, जो फर्स्ट क्वांटिटी है वो क्या है यहाँ पे, लेंथ। तो इस सिस्टम के अंदर, एफपीएस सिस्टम के अंदर, जो लेंथ की जो यूनिट है वो क्या है, फुट। मतलब लेंथ का जो मेजरमेंट होगा वो काय में होगा, फुट में होगा। सेकंड है पी, पी स्टैंड्स फॉर पाउंड, और जो मास का मेजरमेंट होगा वो काय में होगा, पाउंड में होगा। और थर्ड है एस, एस मीन सेकंड, तो जो टाइम का मेजरमेंट होगा वो सेकंड में होगा। तो इस तरीके से इस सिस्टम का पूरा नाम हुआ फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। शॉर्ट में इसको बोला हमने एफपीएस सिस्टम। सेकंड सिस्टम देखिए, यहां पे लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर में, मास को मेजर किया जाता है ग्राम्स में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। तो ये हुआ सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम। क्लियर। थर्ड सिस्टम को देखिए, थर्ड सिस्टम है एमकेएस सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर लेंथ का यूनिट है मीटर, मास का यूनिट है किलोग्राम, और टाइम का यूनिट है सेकंड। तो इस तरीके से सिस्टम का पूरा नाम हुआ मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। ओके, फोर्थ सिस्टम जो है ये सिस्टम है एसआई यूनिट सिस्टम। एस का मतलब है यहाँ पे सिस्टम, आई का मतलब है इंटरनेशनल, माने इंटरनेशनल सिस्टम। एक्चुअली क्या था कि मेजरमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए, ये डिसाइड किया गया कि मेजरमेंट सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो कि ग्लोबली वैलिड हो। ये एमकेएस सिस्टम का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। इसमें और एमकेएस सिस्टम में बहुत सिमिलरिटी है, बहुत सारी यूनिट्स एमकेएस सिस्टम में और एसआई सिस्टम में सिमिलर है। ओके, अब एक चीज जो यहाँ पे ध्यान देने वाली है वो ये है कि इन चारों यूनिट सिस्टम में सीजीएस, एमकेएस
और एसआई सिस्टम। ये सिस्टम तो मीट्रिक सिस्टम है या डेसिमल सिस्टम है, लेकिन जो एफपीएस सिस्टम है ये मैट्रिक सिस्टम नहीं है। क्लियर? अब जब हम क्वांटिटीज की बात कर रहे थे, एसआई सिस्टम में 7 बेस यूनिट या फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटी के अलावा 2 और क्वांटिटीज बताई गई, जिनको कि हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। ये 2 क्वांटिटीज थी। पहली थी क्वांटिटी थी प्लेन एंगल, जिसको कि डी थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरी क्वांटिटी थी सॉलिड एंगल, जिसको कि डी ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले प्लेन एंगल की। प्लेन एंगल एक्चुअली क्या है? जैसे मान लीजिए ये कोई एक सर्कुलर शेप है और ये इसका सेंटर है, तो इसके सेंटर से इस पॉइंट से केवल एक स्मॉल डिस्टेंस, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस जो था स्मॉल डिस्टेंस है ds। इस डिस्टेंस के बीच का जो एंगल बना, तो ये कितना एंगल बना इसको मेजर करना था। यहां पे हमने मान लिया कि इसकी जो रेडियस है स्मॉल r है, और ये जो कर्व इस पे बना इसकी लेंथ जो है वो ds। इसका मैग्नीफाइंग व्यू जो है यहाँ पर शो किया हुआ है, ये ओरिजिन हो गया और ये कर्व की लेंथ हो गई ds। तो इस कर्व के इनिशियल और फाइनल पॉइंट ने जो एंगल इस सेंटर के ऊपर बनाया, दिस एंगल इज डी थीटा, जिसको कि हम बोलते हैं प्लेन एंगल, और इसकी वैल्यू होती है इज इक्वल टू ये जो कर्व आया वो डिवाइडेड बाई रेडियस, माने ds डिवाइडेड बाई रेडियस, और इसकी यूनिट है रेडियन। ओके, दूसरी यूनिट है सॉलिड एंगल डी ओमेगा। डी ओमेगा भी ठीक ऐसी यूनिट है। फर्स्ट वाली जो प्लेन एंगल था ये काय में था? ये था सर्किल में, सर्कुलर पाथ में, और ये है स्फेरिकल शेप। तो स्फेरिकल शेप के अंदर जो स्फेयर का इस एरिया ने सेंटर के ऊपर जो एंगल बनाया, इस एंगल को हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डी ओमेगा से, और इस डी ओमेगा की वैल्यू होती है ये जितना भी एरिया यहाँ पे सरफेस का रहा, दिस इज डी ए डिवाइडेड बाई रेडियस का स्क्वायर, इसकी यूनिट स्टेरेडियन। ओके, 1955 से पहले तक इन क्वांटिटीज को सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज की कैटेगरी में रखा गया था, लेकिन 1995 के बाद में GCWA की जो मीटिंग हुई उसमें इन क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज माना गया और इन क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज की कैटेगरी में रखा गया। यदि आप 1995 से पहले वाली बुक्स देखेंगे तो उनमें आपको ये दोनों क्वांटिटीज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के फॉर्म में मिलेंगे, लेकिन उसके बाद वाला जितना भी लिटरेचर आप स्टडी करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि इन दोनों क्वांटिटीज को डिराइव्ड क्वांटिटीज की कैटेगरी में रखा गया है। तो अब बात आती है कि जब हमारे पास में ऑलरेडी मीट्रिक सिस्टम था, एमकेएस सिस्टम था जो कि वेल डिफाइंड था, तो फिर एसआई सिस्टम बनाने की क्या रिक्वायरमेंट हुई? तो एसआई सिस्टम में उन कमियों को दूर किया गया जो कि एमकेएस सिस्टम में एग्जिस्ट कर रही थी, और एसआई सिस्टम में कुछ एडवांटेजेस लिए। तो ये एडवांटेजेस थे जो कि यहाँ पे डिस्प्ले किए गए हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज था, दिस सिस्टम मेक्स यूज ऑफ ओनली वन यूनिट फॉर वन फिजिकल क्वांटिटी विच मींस अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस सिस्टम के अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक ही यूनिट का यूज किया गया था, जबकि एमकेएस सिस्टम में ये प्रॉब्लम थी कि एक ही तरीके की फिजिकल क्वांटिटी के लिए कई यूनिट्स इस्तेमाल की जाती, जैसे कि एनर्जी के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए यूनिट कुछ और थी, थर्मल एनर्जी के लिए यूनिट कुछ और थी, लेकिन एसआई सिस्टम में इस प्रॉब्लम को दूर किया गया। सेकंड जो एडवांटेज था इस सिस्टम का वो है, इन दिस सिस्टम ऑल द डिराइव्ड यूनिट्स कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड फ्रॉम बेसिक एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स, व्हिच मींस इट इज ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। इस सिस्टम के अंदर जितनी भी डिराइव्ड क्वांटिटीज थी उनको हम इजीली बेसिक और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज से या बेसिक और सप्लीमेंट्री यूनिट से हम डिराइव कर सकते। तो थर्ड एडवांटेज इस सिस्टम का था वो था, इट इज ए मीट्रिक सिस्टम व्हिच मींस दैट मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज पावर ऑफ 10। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक मीट्रिक सिस्टम था, जिसका मतलब था कि जिसमें मल्टीपल और सब मल्टीपल्स को 10 की पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता था। जैसे बेसिक क्वांटिटी को, मेजरमेंट की एक बेसिक क्वांटिटी को हम यहाँ पे कंसीडर करें, फर्स्ट हमने मेजरमेंट की बेसिक क्वांटिटी ली हमने लेंथ। तो लेंथ को अगर हम मेजर करेंगे तो लेंथ की सबसे पहले डेफिनेशन देखें हम, तो लेंथ की डेफिनेशन क्या है? स्पेस में कोई भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को हम लेंथ कहते हैं। अब ये डिस्टेंस बहुत बड़ी भी हो सकती है और बहुत छोटी भी हो सकती है। जो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंसेस थी उनको कैटेगरी में डाला गया मैक्रोकॉस्म की, और जो छोटी डिस्टेंसेस थी, छोटी डिस्टेंसेस मतलब
न्यूक्लियर लेवल पे या इलेक्ट्रॉनिक लेवल पे, उनको डाला गया माइक्रोकॉस्म के कैटेगरी में। जब हमने स्टडी किया तो देखा कि डिस्टेंसेस जिनकी रेंज 10 टू द पावर -5 मीटर से 10 टू द पावर 2 मीटर के बीच की है, उनको डायरेक्ट मेथड से हम मेजर कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है कि जैसे हम एक मीटर स्केल लें, एक मीटर स्केल जिसकी की लेंथ 1 मीटर के बराबर है, उसको यूज करके हम 10 टू द पावर -3 मीटर से 1 मीटर तक की डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। माने कि उस मीटर स्केल से मैक्सिमम डिस्टेंस जो मेजर की जा सकती है वो 1 मीटर है, और जो मिनिमम लीस्ट काउंट जो उस मीटर स्केल का है वो 10 टू द पावर -3 मीटर यानी कि 1 mm है। ओके, इससे और छोटे डिस्टेंसेस माने 10 टू द पावर -4 मीटर तक के डिस्टेंस एक और इक्विपमेंट बनाया गया जिसको कि हम बोलते हैं वर्नियर कैलिपर और वर्नियर स्केल। उसकी मदद से हम 10 टू द पावर -4 मीटर तक के डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। और एक और इक्विपमेंट है जिसको कि बोलते हैं स्क्रू गेज, उसकी मदद से हम 10 टू द पावर -5 मीटर तक की डिस्टेंसेस को मेजर कर सकते हैं। माने नॉर्मल केस में हम इजीली हमारे पास में जो स्केल्स अवेलेबल हैं वो 10 टू द पावर -5 से 10 टू द पावर 2 मीटर तक की डिस्टेंसेस मेजर करने के हैं। अब यहाँ पे यदि इससे 10 टू द पावर -5 मीटर से और स्मॉल डिस्टेंसेस को, जैसे कि एग्जांपल हम देखें कि एटॉमिक लेवल पे अगर हमको डिस्टेंसेस को मेजर करना हो, या बहुत बड़े बड़े डिस्टेंसेस जैसे कि अर्थ की सरफेस से प्लेनेट या मून, इस तरीके के बहुत बड़े बड़े लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करना हो तो वो हमारे पास में पॉसिबल नहीं थे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कुछ इनके मल्टीप्लायर्स हमने डेवलप किए और उस फॉर्म में इनको लिखने की कोशिश की। ये मल्टीप्लायर्स थे हमारे पास में जिनको कि प्रीफिक्सेस बोला जाता है और ये 10 की पावर के फॉर्म में थे। तो लार्ज यूनिट के लिए जो मल्टीप्लायर्स यूज किए गए वो मल्टीप्लायर्स थे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, देन गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा एंड योटा। ये लार्ज डिस्टेंसेस को शो करने के लिए यूज किए गए। यहाँ पे आप देखिए डेका मतलब 10 टू द पावर 1 है, हेक्टो मतलब 10 टू द पावर 2 है। यदि इसके बाद में चलें तो सारे के सारे किलो से लेकर के योटा तक 3 के मल्टीपल में है। 10 टू द पावर 3 किलो, 10 टू द पावर 6 मेगा, 10 टू द पावर 6 गीगा, 10 टू द पावर 12 टेरा, 10 टू द पावर 15 पेटा, 10 टू द पावर 18 एक्सा, 10 टू द पावर 21 जेटा, 10 टू द पावर 24 योटा। इसी तरीके से अगर स्मॉल यूनिट्स को देखा जाए तो 10 टू द पावर -1 डेसी, 10 टू द पावर -2 सेंटी, और इसके बाद वाली जो स्मॉल यूनिट्स थी वो सारी की सारी 3 के मल्टीपल में थे। सारे के सारे प्रीफिक्सेस मिली, माइक्रो, नैनो, पीको, फेम्टो, एटो, जेटो, जेप्टो एंड योक्टो। 10 टू द पावर -3 मिली, 10 टू द पावर -6 माइक्रो, 10 टू द पावर -9 नैनो, 10 टू द पावर -12 पीको, 10 टू द पावर -15 फेम्टो, 10 टू द पावर -18 एटो, 10 टू द पावर -21 जेप्टो एंड 10 टू द पावर -24 योक्टो। तो इस तरीके से इन प्रीफिक्सेस को यूज करके हम डिस्टेंसेस को मैक्रो लेवल पे एंड माइक्रो लेवल पे हम डिस्टेंसेस को बता सकते हैं। स्मॉल डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए हम जिस इक्विपमेंट का यूज करते हैं वो है वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गेज। तो यहाँ पे समझिए, सबसे पहले हम वर्नियर कैलिपर को डिस्कस कर रहे हैं। तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का मतलब क्या हुआ? लीस्ट काउंट का मतलब हुआ मिनिमम मेजरेबल वैल्यू। तो मिनिमम मेजरेबल वैल्यू वर्नियर कैलिपर के लिए है 0.01 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि ये मिनिमम लोएस्ट वैल्यू जो मेजर कर सकता है वो है 0.01 सेंटीमीटर का डिस्टेंस मेजर कर सकता है। तो इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए यहाँ पे इस इक्विपमेंट को समझिए, इसमें 2 स्केल्स हैं। एक तो ये वाली स्केल है जो कि मेन स्केल कहलाती है, और दूसरी एक यहाँ पर ये स्केल बनी हुई है, ये कि मूविंग स्केल होती है जो कि मेन स्केल के ऊपर मूव कर सकती है, और इस स्केल को बोलते हैं हम वर्नियर स्केल। ओके, तब लीस्ट काउंट का मतलब हुआ मिनिमम मेजरेबल डिस्टेंस, दैट इज 0.01 सेंटीमीटर। अब इस इक्विपमेंट का यूज कैसे करते हैं और इसमें किस तरीके के एरर हो सकते हैं वो उसको समझिए। तो सब यहाँ पे हमने मैग्नीफाइंग स्केल हमने शो कर रखी है। ये ऊपर वाली जो स्केल है ये मेन स्केल है, ये वाली स्केल है जो वो यहाँ पर शो की हुई है, और वर्नियर स्केल जो है वो यहाँ पे नीचे शो की हुई है। वर्नियर स्केल पे 10 डिवीजन होते हैं, 0 to 10। ओके, और मिडिल पॉइंट ये 5। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये मेन स्केल का 0 है, ये वर्नियर स्केल का 0 है, और ये मेन स्केल का 0 है। अगर वर्नियर स्केल का और मेन स्केल का 0 अगर कोइंसाइड कर रहे हैं, ये कब, किस कंडीशन में? जबकि हम इस जॉ को पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दें और ये जॉ
कि ये वाली जो साइड है वो फिक्स जॉ की साइड से बिल्कुल आकर के मिल जाए। तो उस कंडीशन में अगर मेन स्केल का ये जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से कोइंसाइड कर जाए तो इस कंडीशन में हम बोलते हैं कि यहाँ पे कोई एरर नहीं है इस इक्विपमेंट के अंदर। ओके, अब एक कंडीशन ये बन सकती है कि वर्नियर स्केल का जीरो इन जॉ को पूरा मिलाने के बावजूद भी इस जीरो से कोइंसाइड ना करे और इसके पहले ही रह जाए। तो इस कंडीशन में जबकि ये पहले ही रह गया यहाँ पर, तो इस कंडीशन में हम इस टाइप के एरर को बोलते हैं पॉजिटिव एरर। तो पॉजिटिव एरर देखते हुए कितना पॉजिटिव एरर है अब इसको ये देखना पड़ेगा। यहाँ से हमको ये देखने के मिल गया, समझ में आ गया कि अगर ये जीरो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं वर्नियर स्केल और मेन स्केल का, तो यहाँ पे जीरो एरर है। अब ये एरर पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस बात के लिए कैसे डिसाइड करेंगे? अगर जीरो वर्नियर स्केल का पहले ही रह जाता है तब तो ये पॉजिटिव एरर है, और अगर इससे आगे निकल जाता है जैसा कि यहाँ पे दूसरी फिगर में दिखाया गया है, ये जीरो आगे निकल गया तो यहाँ पे ये नेगेटिव एरर हो गया। ओके, अब बात आती है कि ये एरर है कितना। तब इसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पे कि मेन स्केल और वर्नियर स्केल का कौन सा पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो ये थर्ड वाला जो पॉइंट है, थर्ड वाला जो डिवीजन है वर्नियर स्केल का, वो मेन स्केल के साथ में कोइंसाइड कर रहा है। लीस्ट काउंट इसका कितना है? 0.01। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्नियर स्केल का एक पार्ट ये कितना मेजर कर रहा है? 0.01 सेंटीमीटर। तो 1 2 एंड 3, तो थर्ड पार्ट पे है तो यहाँ पे कितनी रीडिंग आएगी? 0.03 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में इसका एरर कितना हो गया? प्लस 0.03 सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से हम नेगेटिव एरर को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे रीडिंग किस तरीके से चेक करेंगे वर्नियर कैलिपर का यूज करके। तो मान लीजिए किसी भी कोई कंपोनेंट ने यहाँ पे लगाया, मान लीजिए कोई भी एक सिलेंडर यहाँ पे हमने लगाया और उसका डायमीटर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस सिलेंडर को इन दोनों जॉ, मूविंग और फिक्स जॉ के बीच में हम फिक्स कर देंगे और उसके बाद में मेन स्केल और वर्नियर स्केल की हम रीडिंग को रीड करेंगे और उसके हिसाब से जो रीडिंग आएगी उससे हम कैलकुलेट करके बताएंगे कि उसका डायमीटर कितना। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि ये मेन स्केल हो गई और ये वर्नियर स्केल हो गई। तो मेन स्केल का हमने देखा है, कोई भी यहाँ पे सिलेंडर जिसका हम मेजर कर रहे हैं उसको यहाँ पे दोनों जॉस के बीच में फंसाने के बाद में हम सबसे पहले मेन स्केल की रीडिंग पढ़ेंगे। तो मेन स्केल की रीडिंग देखिए कितनी हो गई यहाँ पे। तो ये जीरो यहाँ पर है, इस पॉइंट पर है वर्नियर स्केल का, और वर्नियर स्केल के जीरो तक ये कितने पार्ट आए यहाँ पे? 2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया, और 1 और 2। ओके, तो 2.2 सेंटीमीटर तो यहाँ से मेन स्केल से हमको मिला। और कौन साइड कौन सा पॉइंट कर रहा है यहाँ पे? 1 2 3 एंड 4। फोर्थ डिवीजन जो है इसका वो कौन साइड कर रहा है, माने 0.01 का एक हुआ और 4 हुए, तो 4 डिवीजन हुए तो कितने हुए? 0.04 सेंटीमीटर। तो 2.2 सेंटीमीटर तो मेन स्केल से मिला हमको, और प्लस इसमें कर देंगे जितना वर्नियर स्केल से मिला। तो वर्नियर स्केल से कितना मिला हमको? 4 इंटू 0.01 सेंटीमीटर। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2.4 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से जो भी हमने यहाँ पे सिलेंडर या जो भी कंपोनेंट में फंसाया है इन दोनों जॉस के बीच में फिक्स किया है, तो उसका डायमीटर कितना है? 2.4 सेंटीमीटर। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करने वाले दूसरे इक्विपमेंट का नाम है स्क्रू गेज। इस इक्विपमेंट का हम यूज करते हैं किसी वायर वगैरह के डायमीटर को मेजर करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर के में आपको दो जॉब मिल रहे थे, एक फिक्स एंड था और एक मूविंग एंड था। तो यहाँ पे भी जो है आपको ये जॉब मिलेगा, यहाँ पे ये फिक्स है और ये मूविंग है। ये एक स्क्रू की मदद से जो है ये मूव करता है लेफ्ट और राइट डायरेक्ट। ओके, यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे दो स्केल बनी हुई है, दिस वन इज द मेन स्केल एंड दिस इज द सर्कुलर स्केल। यहाँ पे हमने जो इसका एनलार्जेड व्यू दिखाया हुआ है, ये हमारी मेन स्केल है और ये हमारी सर्कुलर स्केल। क्लियर? नाउ अब यहाँ पे अगर मेन स्केल का जीरो अगर सर्कुलर स्केल के जीरो के साथ में कोइंसाइड हो रहा तो उस कंडीशन हम बोलेंगे कि इक्विपमेंट के अंदर किसी भी तरीके का कोई एरर नहीं है। और अगर ये जीरो इस सेंटर लाइन से, जीरो लाइन से मेन स्केल की से आगे निकल जाता है या पहले रह जाता है, पीछे रह जाता है, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि उसमें एरर है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखिए कि ये जीरो जो है पहले ही रह गया, तो इसका मतलब इस कंडीशन में इसको हम बोलेंगे कि पॉजिटिव एरर की कंडीशन है। और यदि जीरो इससे आगे निकल जाएगा तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये नेगेटिव एरर की कंडीशन। इस इक्विपमेंट का जो लीस्ट काउंट है दैट इज 0.01 mm। लीस्ट काउंट 0.01 mm का मतलब ये हुआ कि ये 0.01 mm तक की लेंथ को मेजर कर सकता है। ओके, अब मान लीजिए किसी कंपोनेंट को आपने यहाँ पे मेजरमेंट के लिए लगाया और उस कंपोनेंट से हमको ये रीडिंग यहाँ पर मिल रही है जो कि इस फिगर में हमने शो की। तो इसकी इस रीडिंग को किस तरीके से हम मेजर करेंगे उसको देखिए आप। तो यहाँ पे देखिए ये एक जो डिवीजन है ये 1 mm का डिवीजन है और
और सर्कुलर स्केल के ऊपर जो 1 डिवीजन है वो 0.01 mm का डिवीजन। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 डिवीजन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहे हैं मेन स्केल के ऊपर। तो मेन स्केल की रीडिंग हो गई 6 mm, ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई। ओके, अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग देखें हम, तो सर्कुलर स्केल पे देखिए जीरो से कौन साइड जो है वो 40 पॉइंट पे कर रहा है, तो 40 जो है इसकी सर्कुलर स्केल की रीडिंग हो गई। और 40 का मतलब क्या हुआ, 40 इंटू 0.01, 40 डिवीजन पे कर रहा है कौन साइड, और एक डिवीजन है हमारा 0.01 का, तो 40 इंटू 0.01। ओके, इतना mm जो है सर्कुलर स्केल की रीडिंग आई। तो टोटल जो लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, 6 mm प्लस 40 इंटू 0.01 mm, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 6.40 mm. Okay, I hope you understood it well. So in this section we will discuss about some practical units which are commonly used for measurement of distances at very small level and very large distances. The small distances which we are considering here up to the level of nuclear distances. So for measurement of very small distances, some units are here. The first unit is Fermi, which is used for measurement up to distance 10 to the power minus 15 meter. So one Fermi is equal to 10 to the power minus 15 meter. The other unit is 1 angstrom. So 1 angstrom is equal to 10 to the power minus 10 meter. The other small unit is nanometer. So 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. The micron, 1 micron is equal to 10 to the power minus 6 meter. So these all are the units used for measurement of very small distances. These distances may be at the level of electronic level or nucleus level. Okay, the other distances which are shown here are the light years, astronomical unit, parsec. So these units are used for measurement of distances of stars, planets, or distance of moon from the surface of earth. So these are the large units and the above are the very small units. So here some examples are here presenting of very large units. These are, first one is the light year. So what is the light year? The light year is the distance traveled by the light in vacuum in 1 year. 1 light year is equal to 9.467 into 10 to the power 15 meter. The astronomical unit is the mean distance of the earth from the sun. 1 astronomical unit is equal to 1.496 into 10 to the power 11 meter. Okay, the next is parsec or parallactic second. It is defined as the distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtends an angle of 1 second of arc, and it is equal to 3.08 into 10 to the power 16 meter or 3.26 light years. So these are the some units which are used for measurement of very large distances and very small distances. I hope you understood it well. So now come to next. Next is the measurement of the large distance. Now come to the point measurement of large distance. So suppose you have to measure a very large distance. So some methods are here for measurement of distances, like the height of any tree or the distance of the moon or a planet from the earth, or some special method are adopted for measuring these distances. Some of the method are triangulation method, the parallax method, and radar method, which are used for measuring such type of large distances. So one by one we will see with the example. First method is triangulation method. So in this method, suppose you have to measure a height of this tree. Suppose the height of this tree is, we are considering h here, and you are measuring the height of this tree from a distance x from this tree. So at point C, suppose observer is situated here at point C. So you can see here that it forms a triangle here, and you can mark an angle theta here at point C. So the AB is the h, that is the height of the tree or any tower that is to be measured. So now angle ACB, you can calculate this angle.
So this is a right angle triangle and this is the right angle at point B. So now you can measure this angle theta. So just use the trigonometrical function. The tan theta is equal to perpendicular upon base. So here in this triangle ACB, the perpendicular is AB and base is BC. So tan theta is equal to AB upon BC, and the value of AB we are considering here is H and base is X. So H, height of this tree is or tower is equal to x into tan theta. If you knows the distance x, that can be measured easily. In that condition you can measure the height h by using this. Okay, so भाई इस मेथड को हम समझते हैं इस एग्जांपल से. तो यहाँ पे इस एग्जांपल दिया गया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड द टॉप ऑफ ए ट्री इज सीन टू हैव एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री. द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड ए पॉइंट इज 50 मीटर. कैलकुलेट द हाइट ऑफ द ट्री. तो यहाँ पे देखिए हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारा ट्री है. सो इस हाइट को हमने कंसीडर कर लिया कि दिस इज द ट्री एंड दिस इज द पॉइंट सी. यहाँ से जो है ऑब्जर्वर इस ट्री के पीक को, इस पॉइंट को देख रहा है, और ये ग्राउंड से अगर हम इसके बेस को मिला दें इस ऑब्जर्वर से, तो ये हमारा हो गया बेस और ग्राउंड कहेंगे हम इसको. ये जो थीटा बन रहा है यहाँ पे, एंगल जो बन रहा है, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री. इट इज गिवन इन द क्वेश्चन. क्लियर. तो हमको इस ट्री की हाइट मेजर करनी है. तो यहाँ पे गिवन जो डेटा है दैट इज एंगल थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री. द डिस्टेंस बिटवीन द ट्री एंड द पॉइंट इज 50 मीटर. दिस डिस्टेंस x, दिस इज द 50 मीटर. हाइट ऑफ द ट्री हमने कंसीडर की है h, जो कि कैलकुलेट करना है. अब यहाँ पे हम ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज करें तो ट्रायंगुलेशन मेथड में हमको रिलेशन मिलता है tan थीटा इज इक्वल टू h इंटू x. नो, दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू. तो यहाँ पे हम ट्रायंगुलेशन मेथड को यूज करते हैं. तो ट्रायंगुलेशन के मेथड में हमने रिलेशन देखा. ये रिलेशन हमको मिलता है tan थीटा इज इक्वल टू h अपॉन x. तो यहाँ से हमको रिलेशन मिला था h इज इक्वल टू x इंटू tan थीटा. सो फ्रॉम दिस इक्वेशन बाय पुटिंग द गिवन डेटा वी कैन कैलकुलेट द हाइट ऑफ दिस ट्री. सो x इज गिवन एज 50 इंटू tan 60 डिग्री. थीटा की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी. तो tan 60 डिग्री की वैल्यू 1.72 इंटू 50. तो हाइट हमको जो कैलकुलेट होकर मिलेगी 86.6 meter. So this is the height of the tree. Okay, so I hope you understood it well. Now come to the next method, that is parallax method. So actually what is the parallax? First of all, just consider the definition of parallax. So parallax is the name given to the apparent change in the position of an object with respect to the background when the object is seen from the two different positions. So this is the definition of parallax. Parallax means कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई दो जगह से देखें, कोई दो अलग अलग पॉइंट से देखें, तो हमको बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन चेंज होती हुई लगे. ओके, इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आप अपनी एक आंख बंद करके एक ऑब्जेक्ट को, किसी पॉइंट को देखेंगे और उसका दूसरी ऑब्जेक्ट, दूसरी आई को बंद करेंगे और पहली वाली को खोल करके देखेंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की या उस पॉइंट की जिसको कि आप देख रहे हैं पोजीशन शिफ्ट हुई है. सो दिस इज द पैरेलैक्स. ओके, तो ये जो हमको एहसास ऐसा होता है कि जबकि उस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल में कोई पोजीशन चेंज नहीं होती है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि इस ऑब्जेक्ट की शिफ्टिंग हो गई है. तो दिस इज नोन एज पैरेलैक्स. दिस इज ओनली ड्यू टू द पैरेलैक्स. आइए इस पॉइंट को, इस चीज को समझते हैं. एक सिंपल सा एग्जांपल प्रैक्टिकल आप करके देखिएगा कि अगर आप अपनी एक आई को, एक आंख को बंद करेंगे और अपनी इन दोनों उंगलियों को इस तरीके से मिलाएंगे, तो जब आप दोनों उंगलियों को दोनों आंख खोल करके मिलाएंगे तो इस तरीके से मिल जाएंगी. लेकिन अगर आप एक आंख को खोलकर, एक आंख बंद करेंगे और एक आंख से देखेंगे केवल, तो आप इन उंगलियों को कभी नहीं मिला पाएंगे. आप कभी भी करके देखिएगा, ये उंगलियां आपकी कभी भी नहीं मिलेंगी. क्यों? क्योंकि हमको पोजीशन जो है हमारे दिमाग में जो सेट है, हमको जो पोजीशन है पॉइंट की, जो मीटिंग पॉइंट है उसकी पोजीशन हमको चेंज दिखाई देती. ओके, हमको डेप्थ का उसका अंदाजा नहीं लग पाता, इसलिए ये ऐसा होता है. ओके, तो आइए देखते हैं पैरेलैक्स मेथड क्या है. कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हमने कंसीडर किया कि इस पॉइंट O पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ऑब्जर्वर यहाँ पर है. ये इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर की लेफ्ट आई है और इस पॉइंट पे ऑब्जर्वर की राइट आई है. तो एक बार एक ऑब्जर्वर जो है वो इसको, ऑब्जेक्ट को देखता है इस पॉइंट से, तो उसको यहाँ से ये लाइन मिलेगी हमको और उसको ये डिस्टेंस मेजर होगा x, और जब दूसरी बार वो राइट आई से देखेगा तो वो इस डिस्टेंस को मेजर करेगा, x डिस्टेंस ही मेजर करेगा. तो इन दोनों ऑब्जर्वेशन लाइन के बीच का जो एंगल, जो शिफ्टिंग उसको दिखाई देगी, वो
ये एंगल बनेगा यहाँ पर थीटा। इतने एंगल से ये ऑब्जेक्ट उसको शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ पैरेलैक्स। इस एंगल को बोलते हैं हम एंगल ऑफ पैरेलैक्स। यहाँ पे हमने बी को कंसीडर किया है कि लेफ्ट और राइट आई के बीच का डिस्टेंस है। तो इस ट्राइंगल में देखें तो ये एंगल हमारा बन गया थीटा, दैट इज द एंगल ऑफ पैरेलैक्स, एंड दिस डिस्टेंस LO इज इक्वल टू x एंड RO इज इक्वल टू आल्सो x। सो LO इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू x एंड बेस इज B, LR इज इक्वल टू B। तो यहाँ से एंगल हम की डेफिनेशन से हम इसको सेट कर सकते हैं। सो वी विल गेट द थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन डिस्टेंस, B इज इक्वल टू B थीटा इज इक्वल टू B upon x. So from here, by using this relation x is equal to B upon theta, we can measure this distance x from the observer. Okay. Now, by using this method, we can determine the distance of moon from the earth. तो moon की distance earth से किस तरीके से अपन measure कर सकते हैं वो देखिए। अभी हमने parallax method को समझा और पैरेलैक्स मेथड में हमने देखा कि हम लेफ्ट और राइट आई को हम एक एक करके देख रहे थे और उससे हमने कैलकुलेट किया। लेकिन यदि हम मून को देखेंगे लेफ्ट और राइट आई से तो वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो बहुत माइन्यूट होगा, जिसको कि मेजर करना थोड़ा इजी नहीं है। उस डिस्टेंस के कारण जो है एंगल जो थीटा बनेगा उसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इस तरीके के डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए अर्थ पे कोई दो अलग अलग पॉइंट से ऑब्जर्वेशन लिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम कंसीडर कर रहे हैं कि ये पॉइंट M पर मून की पोजीशन है और ये हमारी अर्थ है। इस अर्थ पे हमने एक ऑब्जर्वेशन लिया इस पॉइंट से और दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया इस पॉइंट। तो इस पॉइंट से अगर हम मून को मिलाएं एक लाइन से और दूसरे पॉइंट को मिलाएं तो हमको जो एंगल मिलेगा, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज द पैरेलैक्स एंगल थीटा, एंड दिस थीटा इज इक्वल टू, इस पॉइंट पे अगर हम एक परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा 1 और इस पॉइंट पे जो थीटा 2 एंगल बन रहा है इनके सम के इक्वल। सो हियर यू कैन से इजीली दैट थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये पैरेलैक्स एंगल को कैलकुलेट कर सकते। सो दिस एंगल AMB इज इक्वल टू थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा। इफ थीटा इज मेजर्ड इन रेडियंस देन इसकी डेफिनेशन से हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AM, AB अपॉन AM, and AM and MC is nearly equal। AM और यहां से सेंटर से इसकी डिस्टेंस अगर हम देखेंगे C पॉइंट से देखेंगे तो AM and MC is nearly equal, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगे। सो वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन MC। सो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस या मून का डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को सरफेस के ऊपर हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं AB को। तो यहां से हमको इस रिलेशन को यूज करके हम अर्थ की सरफेस से मून की डिस्टेंस इजीली मेजर कर सकते। ओके, तो आइए इसको एक एग्जांपल से समझते। द मून सब्सटेंस एन एंगल ऑफ 1 डिग्री 55 मिनट एट द बेस लाइन इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द अर्थ। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ? रेडियस ऑफ द अर्थ इज गिवन एज 6.4 into 10⁶ मीटर। ये डेटा हमको यहाँ पे गिवन है। ओके, सो नाउ consider here that just see this figure. So here just consider at this point moon is situated and this is the diameter of the earth AB and AC is the radius of the earth, that is given data 6.4 into 10⁶ meter. Okay, so now one another data is given here that the angle subtended here is 1 degree 55 minute। ये डेटा हमको यहाँ पे गिवन है। तो यहाँ पे देखिए कंसीडर करेंगे हम, एंगल हमको गिवन है तो इस एंगल को हमने कन्वर्ट कर लिया रेडियंस में। तो रेडियन में कन्वर्ट करके हमको ये वैल्यू मिल जाएगी 3.34 into 10⁻² रेडियन। अब यहाँ पे गिवन डेटा दूसरा है, हमको अर्थ की रेडियस दी हुई है और ऑब्जर्वेशन हम लेंगे एज पर रूल पॉइंट A से पॉइंट और दूसरा लेंगे पॉइंट B से, ठीक है, डायमीटर पॉइंट से। तो डायमीटर हम कैलकुलेट कर लेंगे, हमको रेडियस दी है 6.4 into 10⁶,
तो इंटू 2 करके हम डायमीटर कैलकुलेट कर देंगे, तो ए बी की वैल्यू हमको मिल जाएगी 2 इंटू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ओके, तो नाउ बाय यूजिंग द पैरेलैक्स मेथड वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सो इट विल बी x इज इक्वल टू b अपॉन थीटा। सो नाउ x is equal to the value of base is 2 into 6.4 into 10⁶, and the angle subtended is 3.34 into 10⁻²। तो जो x की वैल्यू हमको कैलकुलेट होकर के मिलेगी वो हमको मिलेगी 3.83 इंटू 10⁸ मीटर। तो मून की डिस्टेंस जो अर्थ की सरफेस से आई, यहाँ से इस पॉइंट से आई, दैट इज 3.83 इंटू 10⁸। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट मेथड इज रडार मेथड। सो इन दिस मेथड हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो देखिए इसमें क्या करते हैं हम कि एक ट्रांसमीटर, जैसा कि इस फिगर में आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ट्रांसमीटर एंड रिसीवर सिस्टम लगा हुआ है। ओके, सो इस ट्रांसमीटर से हम ट्रांसमिट करेंगे रेडियो वेव्स। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो क्या होगा कि ये रेडियो वेव यहाँ से जाएगी, ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होगी और इस ऑब्जेक्ट से टकरा करके वापस आएगी। इस वेव के स्पीड हमको मालूम है, इस वेव की स्पीड हमको मालूम है। तो इस वेव की स्पीड और इसको जाने में और वापस टकरा करके आने में जितना टाइम लगा वो कैलकुलेट करके हम इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते। देखिए किस तरीके से, देखिए फार्मूला होता है हमारा, स्पीड का फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन इन कंप्लीटिंग द डिस्टेंस। तो यहाँ से आपको फार्मूला मिल जाएगा डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम टेकन। स्पीड किसकी, जो हम वेव यहाँ से छोड़ेंगे, जो हम यहाँ से ट्रांसमिट करेंगे वेव, तो स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इनटू टाइम टेकन। सपोज द डिस्टेंस इज d, स्पीड ऑफ रेडियो वेव इज v एंड टोटल टाइम टेकन, जाने और आने में टोटल टाइम मान लीजिए हमको लगता है t, तो ये जस्ट हो जाएगा, एक साइड का टाइम हो जाएगा t/2। सो दैट्स व्हाई d इज इक्वल टू v इंटू t/। तो इस तरीके से हम इस ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो अब देखिए इसको एक न्यूमेरिकल से समझते हैं। तो न्यूमेरिकल यहाँ पे दिया है, हमने कंसीडर कर रहे हैं हम, a radar signal is beamed towards a planet and its echo is received 7 minutes later. If the distance between the planet and the earth is 6.3 into 10⁻, this is 10 meter, 10⁻10 meter, calculate the speed of the signal. तब देखिए the distance of the planet from the earth हमको given है 6.3 into 10⁻10 मीटर। ये डिस्टेंस हमारे पास में है। क्लियर? टाइम हमको कितना लग रहा है, 7 मिनट्स लग रहे हैं। 7 मिनट्स मतलब 7 इंटू 60 सेकेंड्स। स्पीड ऑफ द वेव, सिग्नल वेव कितनी होगी यहाँ पे वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्पीड ऑफ द सिग्नल वेव हमको फार्मूले से मिल जाएगा। फार्मूला हमारा होता है v इज इक्वल टू 2d अपॉन t। ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 2 इंटू वैल्यू पुट करेंगे 6.3 इंटू 10⁻10, डी की वैल्यू डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम 7 इंटू 60 सेकेंड। तो स्पीड हमको जो वेव की मिली वो कितनी स्पीड है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? नाउ कम टू दी अदर फिजिकल क्वांटिटी लाइक मेजरमेंट ऑफ मास। तो मास के मेजरमेंट की डिफाइन किस तरीके से किया गया तो उसको समझते हैं। सबसे पहले तो मास को हमने डिफाइन किया कि मास जो है वो पहली चीज तो कंसिडर करेंगे, पहली चीज तो जो कंसिडरेबल है वो ये है कि मास एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की। मास इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, प्रेशर एंड लोकेशन ऑफ द बॉडी इन द स्पेस. Mass of a body is defined as the quantity of matter contained in a body and the SI unit of the mass is kilogram. Okay, so here the figure shows the cylinder of a specimen which is considered as 1 kg. It is international standard of 1 kg and 1 kg standard of mass. It is made of platinum iridium 9:1 cylinder and it is 3.9 centimeter in height and the diameter. इसकी हाइट और डायमीटर कितना है, 3.9 सेंटीमीटर है। और जो मटेरियल इसको बनाने में यूज किया गया है दैट इज प्लेटिनम इरिडियम। अब बात यह है कि इसको प्लेटिनम इरिडियम से ही क्यों बनाया गया, किसी और दूसरे मटेरियल से इसको क्यों नहीं बनाया? दिस इज बिकॉज द प्लेटिनम इरिडियम एलॉय इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट and the time, or in short you can say it is least affected by the physical conditions. Okay, so this is the definition of mass. So now let's see the measurement of time interval. तो आइए देखते हैं कि टाइम इंटरवल किस तरीके से मेजर करते हैं, या टाइम की यूनिट जो है सेकंड।
उसकी क्या डेफिनेशन है। सो टू मेजर एनी टाइम इंटरवल वी नीड ए क्लॉक। ये तो हमको सबको मालूम है कि हमको टाइम का मेजरमेंट करने के लिए एक क्लॉक की रिक्वायरमेंट है। ओके, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए और स्टैंडर्ड बनाने के लिए जो क्लॉक यूज की गई वो एक एटॉमिक क्लॉक थी, और उस क्लॉक में सीजियम एटम का यूज किया गया। और सीजियम एटम का यूज करने के बाद में जो टाइम की डेफिनेशन दी गई वो डेफिनेशन थी, द सेकंड इज टेकन एज द टाइम नीडेड फॉर 9192631770 वाइब्रेशंस ऑफ द रेडिएशन करस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन बिटवीन द टू hyperfine levels of the ground state of cesium 133 atom. So this is the standard definition of the time, or you can say the second. तो ये इंटरनेशनल लेवल पे स्टैंडर्ड डेफिनेशन है टाइम की और 1 सेकेंड की। ठीक है, तो माने 1 सेकेंड इंटरवल कितना है कि 1 सेकेंड इंटरवल है जिसमें सीजियम 133 एटम के टोटल वाइब्रेशन 9192631770 वाइब्रेशन हो। ओके ना, क्लियर। तो ये डेफिनेशन थी टाइम की। अब हर कंट्री में इस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के लिए फिजिकल लेबोरेटरी बनाई गई है। इंडिया में भी फिजिकल लेबोरेटरी है जो कि न्यू दिल्ली में है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मेंटेन करे और इम्प्रूवमेंट करे फिजिकल स्टैंडर्ड्स को। कौन कौन से फिजिकल स्टैंडर्ड को मेंटेन करने की जिम्मेदारी उसकी? लेंथ, मास और टाइम की। ओके, नाउ कम टू दी एरर्स इन मेजरमेंट। तो जब कभी भी आप कोई भी मेजरमेंट करते हैं, किसी भी तरीके का कोई मेजरमेंट करते हैं, तो डेफिनेटली उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके का कोई ना कोई एरर आ जाता है। ओके, तो एक्चुअली ये एरर है क्या और इसको किस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं, या मेजरमेंट को हम किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं कि जिससे कि हमारा फाइन मेजरमेंट हो। ओके, तो मेजरमेंट के अंदर जब हम मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट के टाइम पे या ऑब्जर्वेशन के टाइम पे उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी है, उन अनसर्टेनिटीज को हम एरर बोलते हैं। इसके अलावा मेजरमेंट में 2 डिफरेंट टर्म्स को यूज करते हैं। उसमें से फर्स्ट टर्म तो है एक्यूरेसी और सेकंड टर्म है प्रिसीजन। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले समझिए कि एक्यूरेसी क्या है और प्रिसीजन क्या है। एक्यूरेसी का मतलब है कि हमने जो मेजरमेंट किया है, हमारे मेजरमेंट में जो रिजल्ट आया है, जो वैल्यू आई है, वो एक्चुअल वैल्यू से या ट्रू वैल्यू के कितने नजदीक है या उससे कितना दूर है। मेजरमेंट में हमारी जो वैल्यू आई है वो ट्रू वैल्यू के जितने ज्यादा करीब होगी हमारी, तो हम उस कंडीशन में कहेंगे कि हमारे मेजरमेंट में उतनी ज्यादा एक्यूरेसी है। और अगर मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से फार अवे है, तो उस कंडीशन में कहेंगे कि हमारा रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट नहीं है या हमारा मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं है। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि हम जिस भी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट कर रहे हैं या जिस भी प्रोसेस से मेजरमेंट कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है या उसमें एक्यूरेसी की कमी है। सेकंड टर्म आती है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है कि हमने जो ऑब्जर्वेशंस ली या हमने जो मेजरमेंट किया वो कितने अच्छे तरीके से हमने मेजरमेंट किया। अगर मेजरमेंट प्रिसाइज है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्यूरेट भी होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि अगर मेजरमेंट प्रिसाइज है तो इसका ये मतलब कभी भी नहीं है कि वो एक्यूरेट है। जबकि अगर मेजरमेंट लगातार एक्यूरेट आ रहा है तो वो प्रिसाइज भी होगा। जैसे भाई इसको इस एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए कि आप एक रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं और आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ली थर्मामीटर को यूज करके, और वो ऑब्जर्वेशन आपकी मान लीजिए आई 10.4 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड ऑब्जर्वेशन आपकी आई 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड ऑब्जर्वेशन आई 10.3 डिग्री सेंटीग्रेड, फोर्थ आई 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड, देन 10.2 डिग्री सेंटीग्रेड, देन 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड, देन 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 10.1 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि रेफ्रिजरेटर का एक्चुअल टेम्परेचर कितना था? वो था 9 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस केस में देखिए कि एक भी ऑब्जर्वेशन हमारी 9 डिग्री सेंटीग्रेड की नहीं आई। तो इस कंडीशन हम कहेंगे कि हम जिस इंस्ट्रूमेंट से या जिस थर्मोमीटर से इस टेम्परेचर को मेजर कर रहे हैं वो एक्यूरेट नहीं है, दैट इज नॉट एक्यूरेट। ओके, क्योंकि यहाँ पे लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है एक्चुअल टेम्परेचर में और मेजर्ड टेम्परेचर में। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सारी की सारी जो मेजर्ड वैल्यू है ये लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास ही आ रही है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये मेजरमेंट या ये इंस्ट्रूमेंट हमारा एक्यूरेट नहीं है। लेकिन चूंकि मेजर्ड वैल्यूज
वैल्यूज 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि ये मेजरमेंट हमारा प्रिसाइज है। ओके भाई, इसको एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए ये 3 फिगर हमने बनाई हुई हैं। ये फिगर एक शूटिंग बोर्ड को शो कर रही है, जो कि शूटिंग बोर्ड है, येलो कलर का जो है ये शूटिंग एरिया है, एंड ये जो रेड कलर आपको सेंटर में दिखाई दे रहा है, दिस इज दी बुल्स आई। यहाँ पे आपको निशाना लगाना है। ओके, इस वाले केस में देखिए, फर्स्ट वाले केस में देखिए कि इस केस में अगर हम देखें तो ये सेंटर पे हमको यहाँ पे हमको टारगेट हिट करना था, लेकिन टारगेट हमारा कहाँ पे हिट हुआ, एक बार यहाँ पे इस पोजीशन पे, सेकंड टाइम इस पोजीशन पे, थर्ड टाइम इस पोजीशन पे और फोर्थ टाइम इस पोजीशन। तो माने हमारे जितने भी टारगेट लगे वो ना तो हमारे एक्यूरेटली सेंटर पे लगे, अगर ये टारगेट सेंटर पे लगते तब तो हम इसको कहते कि एक्यूरेट लगे, और ना ही इनके वैल्यूज जो है या इनकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये जो कंडीशन हमारी बनी टारगेट की, ये क्या रही, ये ना तो एक्यूरेट रही, ना तो हमारा टारगेट एक्यूरेटली हिट हुआ और ना ही हमारा निशाना प्रिसाइज था। दूसरी कंडीशन देखें तो दूसरी कंडीशन में भी बुल आई हिट नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे भी जो शूटर था वो एक्यूरेट नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये देखिए इस कंडीशन में कि ये जितने भी निशाने शूटर ने लगाए वो सारे के सारे लगभग एक ही जगह पे या पास पास लगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये शूटर है वो एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन प्रिसाइज है। अगली कंडीशन देखिए कि अगली कंडीशन में टारगेट भी हिट हुआ, मतलब कि जो हिट हुआ है तो बुल आई और टारगेट जहां पे हिट हुआ है उसके बीच में बहुत कम गैप है, या मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डिस्टेंस टारगेट से बहुत कम है, या ये कह सकते हैं कि लगभग टारगेट ही हिट हुआ है। साथ ही एक चीज और देख सकते हैं हम कि जितने भी टारगेट लगे हैं वो सारे के सारे लगभग एक ही जगह पे लगे हैं, या उनके बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो शूटर है वो प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। नाउ कम टू द एरर। अब जब हम मेजरमेंट करते हैं तो वहां पे हमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के एरर को हम देखते हैं। तो जिन एरर्स को हम देखते हैं वहां पे, तो फर्स्ट एरर हमको मिलता है दैट इज सिस्टमैटिक एरर, दूसरा एरर जो हमको मिलता है दैट इज रैंडम एरर, और थर्ड एरर जो हमको मिलता है दैट इज ग्रॉस एरर। ओके, तो वन बाय वन हम उनको समझते हैं कि ये एरर क्या है, सिस्टमैटिक एरर क्या है, रैंडम एरर क्या है और ग्रॉस एरर क्या है। तो नाउ जब हम मेजरमेंट करते हैं तो हमें डेफिनेटली कुछ ना कुछ एरर्स हमको मिलते हैं। तो एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए उन एरर्स की एनालिसिस करना कंपलसरी है, उन एरर्स को हमको जानना, उनके क्या रीजंस हैं, ये हमारे लिए जरूरी है। तो इस टाइप के एरर्स में फर्स्ट एरर हम कंसीडर कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट एरर। नाउ व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर? एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ a quantity is the magnitude of the difference between value and the measured value of the quantity। जो measured value है और जो true value है उसके बीच में जो difference है उसको हम बोलते हैं absolute error। या हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि the magnitude of the difference between the individual's measurement and the true value of the quantity is called absolute error of the measurement। कि किसी एक व्यक्ति ने जो भी मेजरमेंट किया और जो वैल्यू आई, तो वो वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज द एब्सोल्यूट एरर। ओके, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि फिजिकल क्वांटिटी को हमने n टाइम्स मेजर किया, किसी फिजिकल क्वांटिटी को हमने n टाइम्स मेजर किया और जो मेजर्ड वैल्यू जो आई वो हमने मान लिया कि फर्स्ट टाइम में आई A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। n मेजरमेंट हमने लिए या n टाइम्स हमने मेजरमेंट किया, जो हमारी वैल्यू आई वो आई A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN। ओके, तो अगर हम इन वैल्यूज का मीन निकालें तो मीन कितना निकलेगा? मीन निकलेगा इसका A मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस AN डिवाइडेड बाई n। तो इस तरीके से इसका मीन हम कैलकुलेट कर सकते। यूजुअली A मीन जो निकला है इसको हम एज ए ट्रू वैल्यू क्वांटिटी की ले सकते हैं यदि हमको ट्रू वैल्यू नहीं पता है।
ये जो मीन वैल्यू निकली है इसको हम एज ए ट्रू वैल्यू कंसीडर कर सकते हैं अगर हमें उस फिजिकल क्वांटिटी की ट्रू वैल्यू नहीं पता है। ओके, तो नाउ अब डेफिनेशन एब्सोल्यूट एरर की क्या कहती है कि एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन कहती है कि मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में या ट्रू वैल्यू में जो डिफरेंस है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। तो अगर हम फर्स्ट मेजरमेंट की बात करें तो फर्स्ट मेजरमेंट में हमारी वैल्यू आई A1 और एक्चुअल वैल्यू हम यहां पे मान करके चल रहे हैं AM। तो हमारा फर्स्ट मेजरमेंट में जो डिफरेंस आया दैट इज डेल्टा A1 इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू और मीन वैल्यू माइनस A1। दिस इज द एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट। सिमिलरली डेल्टा A2 is equal to AM minus A2, delta A3 is equal to AM minus A3 and so on. Delta AN is equal to AM minus A। तो ये जो हमारी वैल्यूज आई, ये जो डिफरेंसेस आए, ये सारे के सारे क्या आए हमारे एब्सोल्यूट एरर। तो इस तरीके से हम एब्सोल्यूट एरर किसी भी मेजरमेंट में कैलकुलेट कर सकते। नाउ द सेकंड टाइप ऑफ एरर इज मीन एब्सोल्यूट एरर। द मीन एब्सोल्यूट एरर इज द अरिथमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन ऑल द मेजरमेंट ऑफ द क्वांटिटी। ओके, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए बार और ये होता है इक्वल टू फर्स्ट एरर हमारा कितना है एब्सोल्यूट डेल्टा A1 इसका मैग्नीट्यूड प्लस सेकंड डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस एंड सो ऑन प्लस डेल्टा AN। तो ये एब्सोल्यूट एरर के सारे मैग्नीट्यूड को हमने सम कर लिया और इसका मीन निकालेंगे। टोटल मेजरमेंट कितने हुए N, तो डिवाइडेड बाई, तो ये हो गया हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा मेजरमेंट का उसको हम किस तरीके से लिखेंगे। जो फाइनल रिजल्ट आएगा हमारा, जैसे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारा आया तो हमने उसको लिखेंगे इस तरीके से कि A और इसका हमने मीन निकाला था, एक्चुअल वैल्यू जो निकाली हमने कंसीडर की थी वो क्या थी AM और इसमें एरर कितना आ रहा है, इसमें एरर आ रहा है डेल्टा A बार का। तो हम इसको लिखेंगे कि जो A की एक्चुअल वैल्यू है, जो फिजिकल क्वांटिटी की एक्चुअल वैल्यू है उसको हमने माना A इज इक्वल टू AM प्लस माइनस डेल्टा A। क्लियर? सो दिस इंप्लाइज दैट any measurement of the quantity is likely to be between AM plus delta A and AM minus delta A। तो ये वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, ये वैल्यू लाई करेगी AM प्लस डेल्टा A। एक बार हम इस एरर को इसमें ऐड करेंगे और एक बार माइनस करेंगे तो AM माइनस डेल्टा A। तो ये जो वैल्यू A की वैल्यू है वो AM प्लस डेल्टा A और AM माइनस डेल्टा A के बीच में वेरी करेगी। तो इस तरीके से हम एक्चुअल वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एरर हमारा है दैट इज रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर जैसा कि इसके नाम से हमको पता लग रहा है ये क्या है। नाउ नेक्स्ट एरर, तो हमारा जो नेक्स्ट एरर है दैट इज द रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर जैसा कि इसके नाम से हमको पता लग रहा है कि ये रिलेट कर रहा है। तो रिलेटिव एरर एक्चुअली क्या होता है, रिलेटिव एरर होता है रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर हमने जो कैलकुलेट किया वो था डेल्टा A बार एंड मीन वैल्यू हमने जो कैलकुलेट की वो थी A। तो इस तरीके से हम रिलेटिव एरर को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज एरर है तो क्या करेंगे हम कि हमने जो रिलेटिव एरर निकाला उसको वो कितना परसेंट एरर है रहा है उसका अगर हम परसेंटेज निकाल दें तो हम उसको कहेंगे परसेंटेज एरर। तो माने
परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा ए बार अपॉन ए एम इंटू, तो ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज एरर। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन द रिलेटिव फ्रैक्शन एरर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, वी कैन टेल इट एज परसेंटेज एरर। ओके, अब जैसे परसेंटेज एरर हमको कैलकुलेट करना है कि कितना परसेंटेज एरर हुआ, तो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको कैलकुलेट करना है, एरर निकालना है हमने कि कोई क्वांटिटी को हमने सम किया, तो उसमें हमको एरर निकालना है। जैसे मान लें हम कि एरर इन सम ऑफ द क्वांटिटीज। ओके, तो suppose we are having x is equal to a plus b. Now consider let delta a is equal to absolute error in measurement of a and delta b is equal to absolute error in measurement of b and delta x is equal to absolute error in measurement of that is sum of a and b। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर जो होगा वो कितना होगा, तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन x ये होगा डेल्टा x इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। ओके, और अगर इसका परसेंटेज निकालना है तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाई ए प्लस बी इंटू, तो ये हमारा परसेंटेज में निकल आएगा। ठीक है ना, ये परसेंटेज में निकल आएगा। परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ एक्स ये निकलेगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपॉन ए प्लस बी इंटू 100। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये कैलकुलेट। जैसे एक एग्जाम्पल देखें हम, तो यहाँ इस एग्जाम्पल में कहा गया है कि इन ए सीरीज ऑफ सक्सेसिव मेजरमेंट इन एन एक्सपेरिमेंट द रीडिंग्स ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम were found to be 2.63 second, 2.56 second, 2.42 second, 2.71 second and 2.80 second. Calculate the mean value of the period of oscillation. Number 2, the absolute error in each measurement. Number 3, the mean absolute error. Number 4, the relative error. And number 5, the percentage error, and express the result in proper form. तो देखिए इसमें क्या कहा है कि इसमें कहा है कि एक सीरीज सक्सेसिव मेजरमेंट है एक्सपेरिमेंट का, उसमें जो रीडिंग्स आई पीरियोडिक ऑसिलेशन एक सिंपल पेंडुलम की, वो ये वैल्यूज दे रखी हैं हमको। तो हम मान लेते हैं कि ये वैल्यूज आई, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास में आई दैट इज T1, T1 इज इक्वल टू 2.63, सेकेंड वैल्यू हमने मान ली T2, T2 इज इक्वल टू 2.56, T3 third observation is equal to 2.42, fourth observation T4 is equal to 2.71 and T5 fifth observation is 2.80। तो कह रहा है सबसे पहले फर्स्ट वाला ऑप्शन मांग रहा है, कैलकुलेट करने के लिए कहा है कि मीन वैल्यू ऑफ द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो मीन वैल्यू पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम, ये हमने मान लिया कि मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हो गया हमारा Tm इज इक्वल टू टोटल ऑब्जर्वेशन का टाइम पीरियड T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5, 5 मेजरमेंट हमने लिए, डिवाइडेड बाई कर देंगे हम 5, तो हमारा मीन आ जाएगा। वैल्यू पुट कर दें तो ये जाएगा 2.63 प्लस 2.57 सॉरी 56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 5। इन सबको ऐड करेंगे तो ये ऐड होने पे आएगा 13.12 डिवाइडेड बाई 5 और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 2.624 सेकेंड। ओके, और अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो ये हो जाएगा 2.62 सेकेंड। ओके, तो ये हमारा
मीन वैल्यू ऑफ पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकल के आ गया। सेकंड वो निकालने के लिए कह रहा है द एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। एब्सोल्यूट एरर हमको कैलकुलेट करना है हर एक मेजरमेंट में। सेकंड केस में कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए हमको एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट। तो आइए सेकंड केस को सॉल्व करते हैं। एब्सोल्यूट एरर जो हमारा होता है वो क्या होता है, वो होता है डेल्टा टी हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू मीन वैल्यू कितनी आई हमारी टी एम और माइनस ऑब्जर्वेशन टी। ओके, तो ये हमारा फार्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करें हम, तो फर्स्ट हम निकालें डेल्टा टी वन, तो ये हो जाएगा हमारा टी मीन की वैल्यू हमारी आई 2.62, ये हमने वैल्यू कैलकुलेट की अभी फर्स्ट वाले केस में, माइनस फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमारी 2.63, तो ये आएगा हमारा, क्योंकि मॉडुलस में तो एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी 0.01 सेकेंड। इसी तरीके से डेल्टा टी टू निकाल लेंगे, ये आएगी हमारी मॉडुलस 2.62 माइनस 2.56 टी टू की वैल्यू, ये आ जाएगी कैलकुलेट होकर के प्लस 0.06 सेकेंड। डेल्टा टी थ्री की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 2.62 माइनस 2.42 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 0.20 सेकेंड। इसी तरीके से डेल्टा टी फोर, ये आएगा 2.62 माइनस 2.71 और इसकी वैल्यू कैलकुलेट होकर के आएगी इज इक्वल टू प्लस 0.09 सेकेंड। एंड टी फाइव की वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 2.62 माइनस 2.80 और ये कैलकुलेट होकर के आएगी प्लस 0.18। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये एब्सोल्यूट वैल्यूज एरर्स की कैलकुलेट हो गई। तो सेकंड पार्ट भी हमारा सॉल्व हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या कहा गया है, थर्ड पॉइंट में कहा गया है द मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट हमको करना है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू होता है सिग्मा डेल्टा टी आई डिवाइडेड बाई, ये होता है हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी एम से। तो डेल्टा टी एम इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा टी एम इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा टी आई। तो फर्स्ट वैल्यू जो आई हमारी कैलकुलेट होकर के वो आई है 0.01, सेकेंड वैल्यू आई है 0.06, थर्ड वैल्यू आई थी 0.20, देन वैल्यू आई थी 0.09 एंड 0.18, ये वैल्यूज हमारी आई थी। और टोटल ऑब्जर्वेशन हमारे 5 थे, तो डिवाइडेड बाई कर देंगे हम 5। तो ये जो डेल्टा टी एम की जो वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी ये होगी 0.54 अपॉन 5 और इज इक्वल टू 0.108 सेकेंड। और अगर इसको हम राउंड ऑफ करेंगे अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो ये हो जाएगा 0.1 और ये 8 है चूँकि, ये 0 तो ये हो जाएगा 1, तो 0.11 सेकेंड, ये वैल्यू हमारी आई डेल्टा टी एन की। नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में इसने कहा है द रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर कैलकुलेट करना है। ओके, तो आइए फोर्थ पॉइंट को सॉल्व करें। रिलेटिव एरर क्या होता है, रिलेटिव एरर हमारा होता है एस टी इज इक्वल टू टी मीन। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हमारा होता है एस टी इज इक्वल टू डेल्टा टी एम बाई टी एम। डेल्टा टी एम की वैल्यू आई है हमारी 0.11 कैलकुलेट होकर के, और टी एम की वैल्यू आई है 2.62 कैलकुलेट होकर के। तो ये वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी 0.0419, ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर इसको हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगी 0.04। ओके, ये हमारी आ जाएगी एब्सोल्यूट, सॉरी रिलेटिव एरर, क्या आ जाएगा हमारा रिलेटिव एरर। फिफ्थ पॉइंट देखें, फिफ्थ हमको क्या कैलकुलेट करना है, फिफ्थ कैलकुलेट करना है द परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर परसेंटेज में निकालना है उसको, तो हम क्या करेंगे, तो परसेंटेज में एरर आ जाएगा हमारा डेल्टा टी एम डिवाइडेड बाई टी एम इंटू 100 कर दें।
ये परसेंटेज में कैलकुलेट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आई है 0.04, तो 0.04 इंटू 100 इजिकल टू हो गया 4%। तो ये परसेंटेज एरर हमारा कैलकुलेट होकर के आ गया। तो इस तरीके से हम वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी ऑब्जर्वेशंस हमारे दिए गए हों एक्सपेरिमेंट के अंदर या जो भी आपके न्यूमेरिकल के अंदर वैल्यू दिए गए हों, तो इन सिंपल फार्मूलाज को यूज़ करके एरर्स के हम कैलकुलेट। नाउ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। तो एक्चुअली सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं से और ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजर्ड वैल्यू की नंबर ऑफ डिजिट होती है, वो नंबर ऑफ डिजिट होती है जिसमें कि हमें कॉन्फिडेंस होता है। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे मेजरमेंट उतना अच्छा होगा, या ये कहें कि जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट होंगे एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा होगी मेजरमेंट के अंदर, और जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे एक्यूरेसी उतनी कम होगी मेजरमेंट में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की। ओके, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स हैं। आइए उन रूल्स को देखते हैं। फर्स्ट रूल है यहाँ पे हमारा कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट होती हैं किसी भी मेजरमेंट के अंदर उन सबको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हमने कि कोई मेजर्ड वैल्यू आई 12.3, तो इस 12.3 में जो टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी वो कितनी होंगी? 3 होंगी। इसके अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट हैं 3। इसी तरीके से देखें दूसरा एग्जांपल 212.3, तो यहाँ पे नॉन जीरो डिजिट कितनी है? 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो गई हमारी 4। ओके, सेकंड रूल कहता है कि ए जीरो बिकम अ सिग्निफिकेंट फिगर इफ इट appear between two non जीरो डिजिट्स, कि एक जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर हो सकता है कि अगर वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आए। जैसे एग्जांपल समझिए आप, पहला एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम मान लीजिए कि कोई मेजरमेंट किया आपने और उसकी वैल्यू आई 2.03। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाला रूल तो क्या कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, तो इस वाले केवल अगर हम इस रूल को लगाएं तो केवल हमारे यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर आती है। लेकिन रूल नंबर 2 क्या कहता है कि दो नॉन जीरो के बीच में आने वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट होगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी है? ये है 3। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है यहाँ पे? तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है? वो है 3। दूसरा एग्जांपल लें, जैसे आपने कहा कि कोई ऑब्जर्वेशन आपके पास में आया 6.504, तब यहाँ पे भी ये वाला जो जीरो है ये दो नॉन जीरो के बीच में है, इसलिए सिग्निफिकेंट होगा एज पर रूल नंबर 2। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगी आपकी 1 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे हो जाएगी। क्लियर? तो द थर्ड रूल इज लीडिंग जीरोज और द जीरोज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। ओके, जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको। मान लीजिए कि आपको कोई एक फिगर दी हुई है 0.531, तो अब यहाँ पे देखिए ये जीरो आ गया लेफ्ट साइड में, तो इसलिए ये जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगा। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे? जितने भी नॉन जीरो होंगे, माने टोटल नॉन जीरो फिगर है यहाँ पे 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 3। दूसरी एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आया 0.012, तो लेफ्ट साइड में देखिए कितने जीरो हैं? 1 एंड 2, तो ये दोनों जीरो जो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, और यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 2। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लें। यदि हम मान लीजिए कि यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन आया आपका 0.003, तो ये 3 जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे, और यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर आएगा 1।
ओके, अब अगला एग्जाम्पल, नाउ नाउ कम टू द रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 कहता है अपना कि ट्रेलिंग जीरोज और जीरोज प्लेस्ड टू द राइट। अब यहाँ पर राइट देखिए, थर्ड वाले रूल में लेफ्ट था, राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। राइट में जितने जीरो होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम लें, एग्जाम्पल से समझिए आप, तो एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे कोई आपका ऑब्जर्वेशन आया, मानिए कि 3.210 3.210। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट है 1, 2, 3 एंड 4 टोटल। जैसे मान लीजिए कि आपने दूसरा एग्जांपल लिया कि कोई ऑब्जर्वेशन आपका आया 212.00। तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1, 2, 3, 4 एंड 5 टोटल सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? नाउ सी द रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 है एक्सपोनेंशियल के लिए, एक्सपोनेंशियल नोटेशन के लिए। तो रूल नंबर 5 कहता है इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई एक फिगर दी गई है 1.21 इंटू 10⁻⁻²। ये फिगर आपको दी गई है। तो इसके अंदर कितनी सिग्निफिकेंट फिगर होंगी? इसके अंदर टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होगी इस रूल के अकॉर्डिंग 3। यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर होंगी 3। इसी तरीके से दूसरा आपको कहा गया कि मान लीजिए ऑब्जर्वेशन आया आपका 1.11 इंटू 10⁻⁴। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होंगी? 3, 1, 2 एंड सो दीज आर दी सम रूल्स फॉर फाइंडिंग आउट दी सिग्निफिकेंट figures. Okay, so when you will calculate the significant figure, you have to keep these all rules in mind. Now come to the very most important topic of this chapter, that is dimensions of the physical quantity. So first of all, just understand the definition of the dimension of physical quantity, कि फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती है या डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, इसको समझ। तो द डेफिनेशन सेज फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड in terms of 3 independent base quantities, and these base quantities are mass, length and time। T से इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, कैपिटल L से एंड कैपिटल T से। The dimension of a physical quantity can be defined as any physical quantity which is expressed in terms of base quantities। माने कोई भी physical quantity base quantities की टर्म में अगर रिप्रेजेंट की जा रही है, whose exponent माने जिसकी पावर represents the dimension of the physical quantity। यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज के फॉर्म में या बेस क्वांटिटीज के एक्सपोनेंट के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसकी जो पावर होती है वो उसके डायमेंशन को रिप्रेजेंट करती है। और इसको किस तरीके से लिखते हैं? इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, लार्ज ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c। और इसको हम जब रीड करते हैं तो इसको हम रीड करते हैं इस तरीके से, MALBTC। हम बोलते हैं A, B और C को हम बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, और इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। इसको हम बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला। तो आइए, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनको कि आपको करना है और इनको समझते हैं तो ये टॉपिक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे मान लीजिए जैसे आपने फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी ली जिसका कि आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, दैट इज एरिया। एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ओके, अब लेंथ को काय में मेजर करते हैं? हम लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में। ओके, और ब्रेथ को काय में मेजर करते हैं? मीटर में। माने ये दोनों की दोनों जो है ये लंबाई यहाँ है, तो इसका मतलब यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं L इंटू एल और L। ओके, L इंटू एल और L2।
तो इसका जो फार्मूला होगा, डायमेंशन फार्मूला होगा, वो हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे मास तो है नहीं, तो इसलिए m की पावर हो जाएगी 0, तो इसको बोलेंगे हम m0। l इंटू एल, लेंथ कितनी बार आई? यहाँ पे 2 बार आई, लेंथ का मल्टीप्लीकेशन है, तो लेंथ की पावर हुई 2, l2। और टाइम भी नहीं आया एरिया के फार्मूला में, तो इसलिए t भी पावर 0। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला एरिया का क्या हो गया? m0 l2 t0। एक और एग्जांपल लेते हैं। मानिए क्वांटिटी वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है या डायमेंशन निकालना है, तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है? वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट। अब एरिया का हमने देखा, एरिया का क्या होता है? L2 और इंटू एच। हाइट क्या है? ये भी लेंथ है, तो इंटू एल, तो ये हो जाएगा L3। तो डायमेंशनल फार्मूला वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? MLT के फॉर्म में, MLT की पावर के फॉर्म में, m की पावर 0 चूंकि यहाँ पे नहीं है, l की पावर 3 या L3, और t की पावर 0 चूंकि t भी यहाँ पे नहीं है। तो इसको किस तरीके से हम पढ़ेंगे? इसको हम पढ़ेंगे m0 l3 t0। ये किसका डायमेंशनल फार्मूला हुआ? वॉल्यूम का। आइए और एग्जांपल देखते हैं। मान लिया कि हम अगली फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, डेंसिटी। तो डेंसिटी का फार्मूला मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो अब मास का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं हम? m से, तो ये हो जाएगा m अपॉन वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला क्या था? L3, तो ये हो जाएगा m अपॉन L3। अगर मान लीजिए ये नहीं भी पता आपको, तो वॉल्यूम का फार्मूला लिख करके जैसे यहाँ निकाला है हमने, वैसे यहाँ निकाल सकते हैं। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m l-3। तो जब हम इसको डायमेंशनल फार्मूला के फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? m1 l-3, और t यहाँ पे नहीं है, टाइम नहीं है, इसलिए t0। तो इस तरीके से डेंसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा m1 l-3 t0। आइए और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला हमारा जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, इसका हो जाएगा l, और टाइम का t, तो ये हो जाएगा हमारा L-t-1। ठीक, अब यहाँ पे मास नहीं है, तो इसको फार्मूले के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? m, मास नहीं है तो पावर 0, m0 l1 t-1। ये हुआ वेलोसिटी का। नेक्स्ट देखते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है हमारा वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी का भी हमने कैलकुलेट किया था, तो वेलोसिटी का कितना आया? L-t-1। यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं L-t-1, और अपॉन क्या है? टाइम, तो ये क्या हो जाएगा? L-t-2 का फार्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे m0 l1 t-2, ये एक्सेलरेशन का हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल टू होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी। तो मास का हो जाएगा कैपिटल M, और वेलोसिटी का हो जाएगा, अभी हमने यहाँ कैलकुलेट किया था L-t-1, L-t-1। इसका फार्मूला हो जाएगा m0 l1 t-, ये हो गया इसका मोमेंटम। नेक्स्ट देखते हैं फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सीलरेशन। ओके, तो मास का हो जाएगा कैपिटल M, और इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का L-t-2 यहाँ पे कैलकुलेट किया अभी हमने, ये जाएगा L-t-2। ये फार्मूला हो जाएगा हमारा इसका m1 l1 t-2। ओके, नेक्स्ट देखें वर्क। वर्क का होता है हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस। ओके, तो फोर्स का हमने कैलकुलेट किया था
फोर्स का था हमारा mL t-2, mL t-2, ये तो हो गया mL t-2, और डिस्टेंस डिस्टेंस का हुआ L, तो ये क्या जाएगा m1L2t-2। इस तरीके से हम फिजिकल क्वांटिटीज के फार्मूलाज निकाल सकते हैं। एक और देखते हैं हम, पावर। पावर इजिकल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ओके, वर्क का भी हमने निकाला mL2t-2 और अपॉन टाइम, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा m1L2t-3। ओके, नेक्स्ट देखिए एनर्जी। एनर्जी इजिकल टू होता है हमारा वर्क, तो जो वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा, इसका भी क्या हो जाएगा m1L2t-2। ओके, नेक्स्ट वो है इम्पल्स। देखें, इम्पल्स इजिकल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। फोर्स का होता है mL t-2 और इंटू टाइम का t, तो ये हो जाएगा m1L1t-1। ओके, ना देखें, नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ गायरेशन, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस, इसका होगा m0L t0। ओके, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं प्रेशर, स्ट्रेस भी बोलते हैं इसको, और स्ट्रेस। प्रेशर और स्ट्रेस फार्मूला इसका होता है फोर्स अपॉन एरिया, है ना। और फोर्स का होता है mL t-2 अपॉन हो जाएगा एरिया, एरिया का होता है L2, तो हो जाएगा mL-1t-2, इसका हो जाएगा प्रेशर का। सरफेस टेंशन देखें, सरफेस टेंशन इजिकल टू होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का होता है mL t-2 और अपॉन लेंथ माने L, तो ये हो जाएगा m1L0t-2। ओके, नेक्स्ट देखें फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इजिकल टू होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड, 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इजिकल टू जाएगा 1/t, तो जाएगा इसका तो L0t-1। ओके, नेक्स्ट देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका फार्मूला होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो मास का हुआ m और डिस्टेंस मतलब L, तो ये हुआ m1L2t0। ये हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। नेक्स्ट देखें एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगल है, तो एंगल होगा नहीं इसमें, तो ये हो जाएगा m0L0t-1। ओके, इसी का तरीके से देखें एंगुलर वेलोसिटी आ गया, तो एंगुलर एक्सेलरेशन देखें। एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा इसी तरीके से आपका m0L0t-। ओके, नेक्स्ट देखिए एंगुलर वेलोसिटी हो गया। नेक्स्ट देखिए एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू होता है अपना लीनियर
मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। तो लीनियर मोमेंटम का होता है अपना एम L1 t -1 ml, ओके, इनटू डिस्टेंस, तो इनटू एल, तो ये हो जाएगा इसका m1L2t-1, ओके। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं या डायमेंशन फार्मूला डिराइव करके निकाल सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, और इस चैप्टर के सारे नोट्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे हम आपको, अगर आपको किसी भी तरह कोई रिक्वायरमेंट है, कोई आपकी क्वेरी है, तो हम डेफिनेटली आपकी वो क्वेरी को सॉल्व कर देंगे। ओके, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।